नमस्कार, मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। जहर थोड़ा सा हो या ज्यादा, जहर जहर होता है। थोड़ा सा जहर भी आपकी जान को ले सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक इसी प्रकार एक गलत काम गलत ही होता है, चाहे वह छोटा गलत काम हो या बड़ा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक छोटा सा गलत काम किसी बड़े गलत या घिनौने काम को, उसके कुकृत्य को साबित करने के लिए वह छोटा गलत काम सहायक सिद्ध हो और किसी तीसरे के साथ हो रहे अन्याय में न्याय मिले उसे? जी हाँ, ऐसा हुआ है केरल के तिरुवनंतपुरम में ठीक आज से 28 साल पहले, मार्च के महीने में 1992 में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार एक ईसाई फादर का घिनौना चेहरा सबके सामने आने में तकरीबन 28 वर्ष का समय लग गया। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि एक छोटा सा गलत काम क्या था फादर को दोषी ठहराने में सहायक सिद्ध हुआ। आखिर क्यों उस गलत काम को हत्या के एविडेंस के तौर पर कोर्ट में माना गया, किस प्रकार अदालत अंतिम फैसले तक पहुंची, आखिर उस रात सिस्टर के साथ क्या हुआ था। आइए एक एक करके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। चार चार सीबीआई की टीम अलग अलग समय पे जांच करती है। इसके अलावा एक लोकल पुलिस और लोकल क्राइम ब्रांच भी जांच करती है, यानी कि 6 एजेंसी अलग अलग वक्त में जांच करती है। साथ में नार्को टेस्ट भी होता है। कई सीबीआई के ऑफिसर बदले जाते हैं। इस दौरान वर्षों वर्ष बीत जाते हैं। 4 बार सीबीआई जांच करने के बाद अदालत में रिपोर्ट में कहती है कि हमें लगता है कि कत्ल है, लेकिन कातिल के बारे में हमें कोई अता पता नहीं है। न तो कत्ल का मकसद स्पष्ट है और न ही कत्ल का कोई सबूत है। तो हमें लगता है कि जो साइंटिफिक रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर की, इन सबको देखकर लगता है कि कत्ल है, सुसाइड नहीं। लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है, इसलिए इस केस को क्लोज किया जाए। लेकिन अदालत थी कि मानती नहीं थी, मानने को राजी नहीं थी। बार बार अदालत जांच को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, क्योंकि उसे सच्चाई को लाना था सबके सामने। इससे पहले लोकल क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस भी इसे सुसाइड ही मान रही थी। पिछले दिनों 21 दिसंबर 2020 को 28 साल के बाद अदालत में फैसला आता है कि सिस्टर अभया ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि मर्डर हुआ था और यह कत्ल किया गया था उसी जगह जहां, जिस हॉस्टल में वह रह रही थी, वहां के ईसाई फादर थॉमस कुट्टूर ने और उसकी सहयोगी नन रही सैफी ने। 23 दिसंबर को सजा सुनाई जाती है। 23 दिसंबर 2020 को अंतिम फैसला आता है। उम्र कैद की सजा दी जाती है, मतलब कि अब कातिल को ताउम्र जीवन भर जेल में ही रहना होगा। हालांकि उसके पास अभी भी ऑप्शन है, 2 ऑप्शन हैं, पहला हाई कोर्ट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 28 साल के बाद फादर कुट्टूर और सिस्टर सैफी, इन दोनों को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने सिस्टर अभया का मुजरिम ठहराया जाना और सजा सुनाना किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। ऐसा क्राइम केस, ऐसा मर्डर केस जो कहीं रिकॉर्ड में आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि किस आधार पर फैसला सुनाया गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है जिसके आधार पर अदालत में 28 साल बाद यह मर्डर साबित हुआ? शायद हिंदुस्तान में ऐसी कोई दूसरा मर्डर केस नहीं मिलेगी जो कहानी इस मर्डर के साथ जुड़ी हुई है। आमतौर पर चोर जब चोरी करने जाता है तो वह भी एक क्राइम ही होता है, उसे भी सजा मिलती है। कानून के नजर में यह जुर्म है। एक ऐसा केस जिसमें एक चोर की गवाही ही सबसे ज्यादा अहम हो जाता है,
और इसी चोर की गवाही के वजह से 28 साल बाद ये साबित हुआ कि सिस्टर अभया ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। और उस कत्ल में एक फादर थॉमस कुटूर और नन सैफी शामिल थी। तारीफ की जानी चाहिए इस चोर की, जिसका नाम है अदकार राजा। इस केस में 43 विटनेसेस थे, जिसमें 9 विटनेसेस बाद में अपने बयान से मुकर जाते हैं। बाकी जो विटनेस हैं, इसके सबूत इतना पुख्ता नहीं है कि अहम कड़ी जो है मर्डर का, वो आपस में उस कड़ी को जोड़ा जा सके। लेकिन इन 43 में से एक ऐसा गवाह जिसको जज ने जब 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले मर्डर साबित किया, कहा कि फैसला सुनाने में यह एक अहम गवाह है जिसका नाम अदकार राजा है, तो एक चोर की गवाही से यह केस अपने अंजाम तक पहुंचता है। 27 मार्च 1992 की सुबह सुबह की बात है। सिस्टर अभया तब उस समय 20 वर्ष की आयु की थी। उस वक्त वो कैथोलिक नन बनने जा रही थी। वह पढ़ाई कर रही थी, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही थी। तिरुवनंतपुरम के एक हॉस्टल में रह रही थी। तैयारी करते समय एग्जाम की वह सुबह सुबह जागती है, जैसा कि हम अक्सर जो विद्यार्थी हैं वह सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं। सुबह सुबह वह उठने के बाद वह सिस्टर अभया नींद से जागने के लिए, अपने आप को नींद को भगाने के लिए किचन में जाती है। मार्च का महीना है, गर्मी का मौसम है। फ्रिज से वह पानी का बोतल निकालती है चेहरे धोने के लिए और पानी पीने के लिए, ताकि नींद को भगाया जा सके। इसके बाद वो गायब होती है। अचानक हॉस्टल के कंपाउंड में किसी एक दूसरे कोने में एक मिलता है उसका चप्पल, तो दूसरे पैर का चप्पल उस कंपाउंड के कुएं के पास मिलता है। तब उस पुलिस को खबर की जाती है, वहां के लोकल पुलिस को बुलाया जाता है। उसके बाद सिस्टर अभया की लाश उस कुएं से निकलती है। पोस्टमार्टम में भी सुसाइड कहा जाता है। हालांकि कुछ चोट के निशान भी मिले थे, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि शायद कुएं में गिरने के बाद उसके चोट की वजह से यह शरीर पे निशान है। लोकल पुलिस भी इसे सुसाइड मान रही थी, लेकिन फिर भी उसी हॉस्टल की 40 ननों ने मिलकर सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई की टीम, अलग अलग टीम बनती है, रिपोर्ट सबमिट करती है, कहती है कि कत्ल हुआ है, लेकिन सबूत नहीं मिल रहे हैं। आखिर में एक चौथी टीम बनाई जाती है सीबीआई की, जिसे 3 महीने का समय दिया जाता है रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। और यह टीम नार्को टेस्ट भी करवाती है अदालत की इजाजत से, और कुछ और गवाहियां भी लेती है। हुआ यूं कि 27 मार्च 1992 की रात वो चोर अदक्का राजा उस रात हॉस्टल में चोरी करने जाता है, और चोरी का सामान आमतौर पर 3 से 5 बजे का उसका समय होता था चोरी करने का, और जो हादसा हुआ वह वक्त था 4 बजे का। जब उस हादसे की खबर मीडिया में, अखबार में आता है, तो अदका राजा को भी इस बात का पता चलता है। उसे याद आता है यह खबर उसी रात की है जब वह हॉस्टल में चोरी करने गया था। पहली बार अदका राजा खुलकर सबके सामने आता है और यह बयान देता है कि मैं उस वक्त उस रात चोरी करने गया था। तब मैंने देखा कि उस कंपाउंड में फादर को, थॉमस कुट्टूर को, उसने बकायदा थॉमस कुट्टूर को पहचान की। बात यहाँ देखा जाए, मैं अपने देखने वालों को बताऊं, यह बात बहुत छोटी सी है कि चोर चोरी करने गया है, क्यों उसके बात पर विश्वास किया जाए, एक अहम गवाह के तौर पर क्यों माना जाए। लेकिन जब आपका जो अदका राजा है उसने कहा कि उसने फादर थॉमस को देखा, तो यहीं से बात आगे बढ़ती है। फादर कुट्टूर का उस वक्त वहां पे होना सवाल के घेरे में है। सवाल खड़ा उठता है क्योंकि उसका डिपार्टमेंट अलग था, अलग जगह पे था। सुबह सुबह 4 बजे वहां पे उसका हॉस्टल के किचन के अंदर होना शक के दायरे में लाता था।
वो वहां पर क्या कर रहा था उस वक्त। हालांकि यह जो चोर अदका राजा का बयान ऐसा नहीं है कि चौथी बार जो टीम बनी सीबीआई की अदालत के द्वारा उस समय दिया गया। ये चौथी टीम सीबीआई की बनने से पहले भी गवाही इसने दी थी, लेकिन इसकी गवाही को तवज्जो नहीं दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इस बयान को लेकर सीबीआई की जो चौथी टीम बनी, आरोपी की नार्को टेस्ट भी करवाई गई, उसने इस बयान को तवज्जो दिया। बेंगलोर में नार्को टेस्ट होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नार्को टेस्ट में भी हेरा फेरी हुई है। नार्को टेस्ट की जो मास्टर सीडी है उसके साथ एडिटिंग की गई है। तब सवाल उठता है कि किसने छेड़छाड़ किया सीडी के साथ। सबसे पहला शक तो नार्को टेस्ट करने वाले वहाँ के जो ऑफिसर हैं उसके जाता है, साथ ही साथ जो जांच करने वाले अधिकारी हैं उस पर भी जाता है। लेकिन नार्को टेस्ट को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है अदालत में, इसलिए यह बात आगे नहीं बढ़ती है। मतलब की बात आया राम गया राम वाला हो जाता है। इस दौरान केस आगे चलता है। आखिरकार सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कहा कि केरल के तिरुवनंतपुरम की जो लोकल सीबीआई टीम है उससे कराई जाए, क्योंकि वे थक चुके हैं बार बार इन्वेस्टिगेट करके, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा इसमें मिल नहीं पा रहा है। इसलिए लोकल की सीबीआई बॉडी इस जांच में आती है। तो फिर अदका राजा जो चोर था उस रात वारदात की जगह पे मौजूद था, उसके गवाही को सीरियसली लिया जाता है और फिर से ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट सारी चीजें देखती है, सारा मामला सुनवाई करती है, समझती है। पिछले साल अगस्त महीने में 2019 में यह पहला केस का ट्रायल शुरू होता है और 10 दिसंबर 2020 को यह ट्रायल पूरा होता है। इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। अब कोर्ट ने क्यों माना ये मर्डर है, आइए इस पे भी चर्चा करते हैं। कोई भी जब विटनेसेस होता है, एविडेंस होता है, प्राइमरी रूप में सर्कमस्टांसेस एविडेंस यानी कि परिस्थिति जन्य सबूत, दूसरा होता है चोर, यहाँ पे जो अदका राजा है उसकी गवाही। तो जो सर्कमस्टांसेस एविडेंस हैं उसमें वाटर बोतल है, दूसरा अभया सिस्टर है उसका चप्पल है, तीसरा जो चेयर टेबल हैं उस हॉस्टल में किचन के अंदर और कंपाउंड में, वहाँ जो सामान्य पोजीशन जो रहते हैं अक्सर वहाँ, उस दिन जिस दिन मर्डर हुआ अगले दिन वह सुबह थोड़े से इधर उधर डिसऑर्डर अवस्था में था। तो जो वाटर बोतल था, जब अभया सिस्टर ने वो किचन से फ्रिज से निकाला तो बोतल का ढक्कन कहीं और गिरा हुआ था, पानी बिखरा पड़ा था। तो यह बात सबके दायरे में आता है, क्योंकि यदि सामान्यतः वह सुसाइड भी करने जा रही थी तो वह संभवतः पानी पीकर सुसाइड नहीं करती, और यदि पानी पी करके भी सुसाइड उसको करना था तो वह बोतल नहीं फेंकती। यदि बोतल गिरा हुआ है, बोतल का ढक्कन कहीं और है, पानी बिखरा पड़ा है, तो यह सबके दायरे में था। दूसरा जो सर्कमस्टांसेस एविडेंस था, चप्पल, पहला चप्पल उसका कंपाउंड के एक कोने में है, तो दूसरा चप्पल उसके उस कंपाउंड के कुएं के नजदीक में था। तीसरा जो सर्कमस्टांसेस एविडेंस था वह चेयर टेबल, जो अपने नॉर्मल पोजीशन जो अक्सर रहते हैं उसके अपेक्षा उसके कंपैरिजन में इधर उधर थे। चोर ने बताया कि कुछ सामान चोरी करने गया था और चोरी करने के बाद कुछ खाने के सामान भी उसे चोरी करने थे, जहां उसने फादर और नन को देखा था। दरअसल जो सैफी नन थी उसका फादर थॉमस कुट्टूर के साथ कुछ आपत्तिजनक रिलेशन थे। जब अभया किचन गई, अभया सिस्टर, उसने नन और फादर को अश्लील अवस्था में, आपत्तिजनक अवस्था में देखा। इसलिए पोल खुल जाने के डर से सबसे पहले फादर थॉमस कुट्टूर ने अभया को का जो गला है, गला पकड़ता है, गला दबाया और वहां पे पड़े किचन में एक तरफ हथौड़े को नन सैफी उठाई और वार करी।
इसके बाद जब वो अभया सिस्टर मर जाती है तो उसे उठाकर कुएं में डाल दिया जाता है ताकि यह सुसाइड लगे। किचन में थोड़ा बहुत ब्लड भी था जिसे साफ किया जाता है, लेकिन हॉस्टल में रह रहे नन को सिस्टर सैफी और फादर कुट्टूर के रिलेशन के बारे में पता था, और जब जोर ने भी इसी बात पे जोर दिया, इसी बात को वह दोहराया, तो कोर्ट ने इसे कंसीडर किया और 21 दिसंबर 2020 को माना कि चोर की गवाही ही अहम है। और इस प्रकार 28 साल के इंतजार के बाद एक घिनौना चेहरा जो ईसाई फादर के रूप में सबके सामने था, उसका काला चेहरा जग जाहिर होता है। तो यह था अभय, सिस्टर अभया के मर्डर केस की मिस्ट्री, जो एक चोर के माध्यम से सुलझती है, जिसकी चर्चा मैं वीडियो के स्टार्टिंग में किया था कि एक गलत काम से दूसरे गलत काम को साबित करने के लिए, ताकि तीसरे व्यक्ति के रूप में जो अभया सिस्टर है उसको न्याय मिल सके। तो यह थी पूरी कहानी। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो यह मेरा ये विश्लेषण, मेरा यह तर्क, तो आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।